Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start over the seventh lecture of the chapter 3. The name of today's topic is conservation of biology. बेटा कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को सेव करना। किसको सेव करने जा रहे हैं हम लोग सेव करने जा रहे हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों को पता है दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक होता है डाइवर्सिटी आती है हमारी फाना, और दूसरी होती है फ्लोरा। यानी कि हम लोगों ने अपने एनिमल्स को और अपने प्लांट्स को कंजर्व करना है, उनको बचाना है। ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी कहते हैं सदी को, यानी कि 100 साल मिलते हैं तो एक सदी बनती है। वो कह रहे हैं कि पिछले 100 सालों में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, मुशाहिदा किया गया है, देखा गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, इंसान की सरगर्मियों की वजह से, इंसान के कामों की वजह से स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटन्ड। जो स्पीशीज़ हैं और जो इकोसिस्टम है वो ख़तरे पे है। स्पीशीज़ और जो इकोसिस्टम है वो किस चीज़ के ख़तरे पे है? वो बिल्कुल ख़त्म होने के, एक्सटिंक्ट होने के ख़तरा है उसको कि वो बिल्कुल नापैद हो जाएगा। अब एक्सटिंक्ट होना क्या होता है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम, जो कि किसी भी इकोसिस्टम में अब नहीं रहती हैं। ऐसी स्पीशीज़ जो अब किसी इकोसिस्टम का, किसी भी इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, उन स्पीशीज़ को हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। दूसरी स्पीशीज़ हमारे पास होती हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बेटा हमारे पास वो होती हैं जो अभी ख़तरे पे होती हैं, यानी कि फ्यूचर में हमें ये ख़तरा होता है कि इनका नंबर बहुत थोड़ा रह गया है, फ्यूचर में मे बी कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए, नापैद हो जाए। ए स्पीशी इज़ कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन नियर फ्यूचर। यानी कि कोई भी एक ऐसी स्पीशी जो कि ख़त्म होने के करीब होती है, इस तरह की स्पीशी को हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी। यानी कि जिन स्पीशीज़ के बारे में हमें ये ख़तरा होता है कि इन फ्यूचर ये स्पीशीज़ जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ये दुनिया से चली जाएंगी। व्हेन स्पीशी ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई भी एक स्पीशी, किसी भी इकोसिस्टम की स्पीशी ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ हार्म्ड। तो उस जो इकोसिस्टम है उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी एक तवाज़ुन है, वो ख़तरे पे होता है, वो ख़राब हो जाता है, वो बरकरार नहीं रह सकता। बायोलॉजिस्ट वार्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी continues टू बी रिड्यूस्ड एट सेम रेट। अगर वो कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें ये बता दिया है कि अगर बायोडाइवर्सिटी को हम लोग इसी तरह से ख़त्म करते रहे, हम लोग उसको इसी तरह से नुकसान पहुंचाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर हम लोग इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करें कि कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हमारे पास, तो हमारे पास सबसे पहले इंडस डॉल्फिन है, मार्कोपोलो शीप है और हबारा बस्टर्ड है। ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने के करीब हैं। और अगर हम लोग उन स्पीशीज़ की बात करें जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो दुनिया में भी मौजूद ही नहीं है, तो उसमें आ जाता है लाइन, टाइगर, ब्लैक बक और एशियाटिक चीता। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी की जो ये इंसान है, बायोडाइवर्सिटी पे इंसानों का क्या असर है, इंसानों का क्या रोल है। विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन पॉपुलेशन बिगिन टू ग्रो रैपिडली। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्री में और ज़राअत में तरक्की हुई है ना, जैसे ही इंसान ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में अपने आप को तरक्की याफ्ता बनाया है, तो इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़नी शुरू हो गई है। मतलब अब लोगों के पास दवाइयाँ हैं, इंडस्ट्री बनी है तो दवाइयाँ बनी हैं, एग्रीकल्चर में उन्होंने तरक्की कर ली है तो लोगों को खाने के लिए ज़्यादा मतलब हर चीज़ मुहैया हो रही है। तो जैसे जैसे लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ना, लोग क्या हो रहे हैं, लोगों की आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टुडे 600 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। आज की अगर हम लोग आबादी की बात करें तो तकरीबन 600 मिलियन लोग हैं जो कि दुनिया में इस ज़मीन पे मौजूद हैं। फैक्टर्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम लोग उन अभी फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से, जिन अवामिल की वजह से, जिन कामों की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिस्क पे है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो है ओवर पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ओवर पॉपुलेशन इज़ द फर्स्ट फैक्टर दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कैसे ओवर पॉपुलेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है?
आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, लोगों को ज़्यादा खाने के लिए रोटी चाहिए, ज़्यादा उनको चावल चाहिए, उनको पहनने के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो रोटी, चावल, कपड़ा कहाँ से आता है? बायोडाइवर्सिटी से ही आता है। तो जब बायोडाइवर्सिटी को हम लोग इतने लार्ज लेवल पे, वाइड रेंज पे यूज़ करेंगे, तो क्या वो जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं हमारे, वो ख़त्म नहीं होंगे? जी बिल्कुल, वो ख़त्म होंगे। ओवर पॉपुलेशन जब होती है तो लोग क्या करते हैं, लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए। तो लोग वो फ़सल जहाँ पे पहले हम लोग वो ज़मीन जहाँ पे फ़सलें उगा रहे थे, उस ज़मीन को अब रेज़िडेंशियल एरिया बना देते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है। सेकेंडली हमारे पास है डिफ़ॉरेस्टेशन या फिर हैबिटेट लॉस। डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब डी मतलब रिमूवल, फ़ॉरेस्टेशन मतलब जंगलात का रिमूवल यानी कि जंगलात का कटाव। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोग जंगलात काट रहे हैं, जंगलात काट के उनकी लकड़ी को एज़ अ फ्यूल भी यूज़ कर रहे हैं, ईंधन के तौर पे आग जलाने के लिए। उस लकड़ी को इमारतें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, विंडोज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उस लकड़ी से हम लोग मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, फ़र्नीचर बना रहे हैं। जैसे-जैसे अब लोग ज़्यादा होंगे तो उन्हें फ़र्नीचर भी ज़्यादा चाहिए, तो डिफ़ॉरेस्टेशन उसकी एक काज़ है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है। और दूसरा ये हैबिटेट लॉस। अब ये देखें कि जो जंगलात हैं, वहाँ पे जंगलों में जानवर रहते हैं, वहाँ पे परिंदे रहते हैं, परिंदों ने उन दरख्तों के ऊपर अपने घोंसले बना के रखे होते हैं। तो जब परिंदों के जब घोंसले वहाँ से गिरा दिए जाएँगे, जब दरख्त काट लिए जाएँगे, तो परिंदे कहाँ पे रहेंगे? उनकी हैबिटॉट ख़राब होगी ना, उनकी रिहाइशगाह जो है वो ख़राब होगी। तो अब परिंदों के पास जब रहने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं है सेफ़, तो क्या वो ज़िंदा रहेंगे? नहीं, वो मर जाएँगे। तो हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी है वो ख़राब हो रही है, वो उसका लॉस की एक रीज़न हैबिटेट लॉस भी है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर हंटिंग। हंटिंग होती है किसी चीज़ का शिकार करना, ठीक है? ओवर हंटिंग एक हद से ज़्यादा शिकार करना। लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि कुछ बहुत ही नायाब और जो कीमती इवन परिंदे और जानवर होते हैं, शौकिया तौर पे उनका शिकार करते हैं, और शिकार मतलब एक हद से ज़्यादा ही करते हैं। हद से ज़्यादा शिकार करने की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है पोल्यूशन, आलूदगी। आलूदगी में क्या होता है कि हम लोग जब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगा रहे हैं, दरख्त लगाने की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया कभी, हम लोग दरख्त नहीं लगाते हैं, हम लोग इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं होता है, जो वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, वो जब फ़िज़ा में शामिल होते हैं तो क्या होता है, हम अब आजकल जैसे गर्मी है, हर इंसान ये चाहता है कि हमारे घर में एसी हो, हमारे घर में फ्रिज हो। एसी और फ्रिज तो हम लोग ले आते हैं, लेकिन हम लोग उनके ड्रॉबैक्स नहीं देखते हैं कि जो एसी और फ्रिज से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो जाके हमारी ओजोन लेयर को कितना ज़्यादा डैमेज करेंगे। जब ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी, किससे डैमेज होगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डैमेज होगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे फ्रिज में से, हमारे एसी में से, जो फर्टिलाइज़र्स में हम लोग स्प्रेज यूज़ करते हैं, कीड़े मार जो इंसेक्टिसाइड्स या कीड़े मार अद्वियात हैं, उनसे निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या डिफरेंट केमिकल्स जो कि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर ओजोन लेयर को पतला कर रही हैं। और ओजोन लेयर जो है ना सिर्फ पतली होने के बाद हमें सूरज की डायरेक्ट छुआएं जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, और उसकी वजह से गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो शदीद हो गया। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पोल्यूशन की वजह से ये भी हो रहा है, और ये क्लाइमेट चेंज में भी यही चीज़ आ जाती है कि जो हमारी आबो हवा है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो अगर हम लोग दरख्त ज़्यादा उगाएंगे तो ना तो सिर्फ हमारे माहौल की खूबसूरती में इजाफा होगा, बल्कि जितनी भी फालतू कार्बन डाइऑक्साइड या जितने भी केमिकल्स हैं, प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो एवेपोरेशन जब करते हैं, बुखारात बन के उनका पानी जब निकल जाता है उनके पत्तों में से, तो वो फ़िज़ा में इकट्ठा होता है। फ़िज़ा में इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, तो बारिश होती है। जब बारिश होती है तो वो पानी दोबारा से ज़मीन को मिल जाता है, और इस तरह से वाटर की जो रिसाइकलिंग है वो भी होती है। तो प्लांट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। यहाँ पे आपकी बुक में दो उन्होंने यहाँ पे बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ न्यू स्पीशीज़। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि जब किसी भी इकोसिस्टम में आप एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ना, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती है, और अगर आप उस इकोसिस्टम में से कोई चीज़ निकाल देते हैं तो वो चीज़ भी हार्मफुल हो सकती है। आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दी गई हैं। यूकलिप्टस की एक एग्जांपल है, ये सफ़ेदे का जो दरख्त है इसका नाम है यूकलिप्टस अमाइगडालस, ये इसका साइंटिफिक नेम है।
अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो सफ़ेदे के दरख्त हैं, पाकिस्तान में जब अयूब खान का दौर था ना, तो तब पाकिस्तान में ना सेम बहुत ज़्यादा थी, सेम थोर बेटा, आपको पता होगा, बॉयज़ को तो पता होगा, गर्ल्स को भी मे बी पता हो कि सेम थोर जैसे ये कलर वाली ज़मीन के ऊपर वो आ नहीं जाता वाइट कलर का, जैसे एक बर्फ़ की तह सी लग रही होती है हमें, तो वो सेम थोर की वजह से होती है। तो जो सेम थी ना, ये उस दौर में ना बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पानी था यहाँ पे। तो अयूब खान ने ना ऑस्ट्रेलिया से दरख्त मंगवाए, ये यूकलिप्टस के, यानी कि जो सफ़ेदे के दरख्त हैं, ये मंगवाए। अब ये जब दरख्त आए तो उन्होंने सेम थोर को तो ख़त्म कर दिया किसी हद तक, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। जब इन्होंने एक हद से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर टेबल जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो गया, और आज ये हाल है कि हमारे कुछ इलाकों में पीने के लिए भी साफ़ पानी मौजूद नहीं है। तो मतलब कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने जहाँ पे पैदा की है ना, उसमें कोई ना कोई हिकमत है। अब यूकलिप्टस अमाइगडालस जो है, ये सिर्फ़ उन इलाकों के लिए है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। ये हमारे जैसे मैदानी इलाकों के लिए ये पौधा अच्छा नहीं था। आप अब भी देखें कि जो यूकलिप्टस के पौधे हैं, ये अक्सर नहर के किनारे पे लगे नज़र आएंगे आपको, और ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और जिस इलाके में ये होते हैं, जिस जगह पे, अपने इर्द गिर्द किसी छोटे पौधे को उगने नहीं देते, क्योंकि ये सारा पानी उनका जो हिस्से का पानी है वो भी खुद पी जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है सी स्टार की। सी स्टार जो है ना, ये बेटा ओशन में रहती है, सी या ओशन में, और ये मसल्स को खाती है। मसल्स भी एक समुद्री मखलूक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो सी स्टार है ना, एक तो इसकी ये देखने में बड़ी खूबसूरत होती है, इसको ऑर्नामेंटल वेज में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसको बाहर सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने सी स्टार को वहाँ से निकाल दिया समंदर में से, तो जो मसल्स है ना, मसल्स की जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू होगी। ज़ाहिर सी बात है, कोई सी स्टार तो थी नहीं जिसने मसल्स को खाना था, तो मसल्स का जो नंबर था वो बिल्कुल इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, अब वो जानवर जिनको मसल्स खाते थे, अब मसल्स का नंबर बढ़ गया है, तो वो जो जानवर थे उनका नंबर ऑटोमेटिकली कम होगा ना, क्योंकि मसल्स की तादाद अगर 100 हो गई है, तो उन्होंने सी स्टार तो है नहीं है जो मसल्स का नंबर कॉम्पनसेट कर दे, उसको भी कम कर दे। तो मसल्स जो थे, इन्होंने छोटे जो समुद्री एक्वेटिक आबी जो मखलूक थी, एक्वेटिक लाइफ, उसको खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ओशन का इन्वायरमेंट है सारा का सारा वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, और वहाँ पे जो स्पीशीज़ थी वो एक आप लोग यूँ कह लें कि बड़े डेंजरस लेवल तक आ गई थी, वो ख़त्म होने के करीब थी। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ जहाँ पे रखी हुई है उसको वहाँ पे ही रहने दी, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को आगे पीछे निकालने की या वहाँ पे कोई चीज़ ऐड करने की कोशिश ना करें। जब भी आप नेचर से प्यार करते हैं तो नेचर आपसे प्यार करती है, लेकिन जब भी आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो नेचर आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगी। तो दरख्तों के साथ प्यार किया करें। यकीन करें, हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा दरख्तों की कमी है ना कि मुझे कभी कभी बहुत टेंशन होती है कि आने वाले वक्तों में शायद हम लोग सर्वाइव ही ना कर सकें, क्योंकि दरख्त नहीं है। अब हर बंदा एसी और जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्रिज, गरीब लोग भी रहते हैं, और हम लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमें दरख्त उगाने चाहिए। दरख्त उगाया करें, फिर उनका ख्याल भी रखा करें, ये एक सदका जारिया है। आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देगा। आपके लगाए हुए दरख्त से अगर किसी इंसान को ऑक्सीजन मिल रही है तो आपको कितना सवाब होगा। तो सोचिएगा ज़रूर इस बात पे। अच्छा जी, कम टू दी पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, यानी कि दरख्तों का जो कटाव है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो जो फॉरेस्ट वाला पोर्शन होता है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी अगर हम लोग काजेज़ और इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो ह्यूमंस हैं वो क्यों कट करते हैं ट्रीज़ को। ह्यूमन बींग्स कट डाउन ट्रीज़ फॉर, किस चीज़ के लिए? ऑब्टेनिंग वुड, लकड़ी हासिल करने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए या वहाँ पे घर बनाने के लिए, और एग्रीकल्चर या फिर वहाँ पे फसलें उगाने के लिए। ये 3 मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो दरख्तों को काटते हैं, जंगलात का कटाव करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मेनली अकर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। डिफॉरेस्टेशन जो है ये ख़ास तौर पे इंसानी सरगर्मियों का ही नतीजा है। समटाइम इट इज़ स्लो प्रोसेस, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये स्लो प्रोसेस है, हम लोगों को इतना नोटिस भी नहीं करते इस चीज़ को कि यहाँ पे दरख्त जो है वो कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर 100 दरख्त हैं, वहाँ पे एक बंदा जाता है, वो डेली बेसिस पे एक दरख्त काट लेता है, तो आपको इतना फील नहीं होगा। ठीक है, बट समटाइम्स इट इज़ कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग। कैटास्ट्रॉफिक होता है तेज़ी से, मतलब बिल्कुल एक हाई स्पीड के साथ, एक हाई लेवल पे।
लेकिन समटाइम्स कैसा होता है, ऐसा होता है कि जो दरख्तों का कटाव है, जो डिफॉरेस्टेशन है, वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि एक दिन आप जाते हैं, आपने दरख्त देखे हैं वहाँ पे, अगले दिन जाते हैं तो वहाँ पे दरख्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, बिल्कुल ऐसे प्लेन एरिया पड़ा होता है, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री लग रही होती है। अच्छा, आप देखें कि डिफॉरेस्टेशन हमने कर ली, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन होगी, वहाँ पे वुड भी हमें मिल गई इंसानों को, वहाँ पे फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री भी लग गई है, वहाँ पे फसलें भी उगा ली हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट तो ये है कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जब हम, मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लांट्स हैं वो इवेपोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू पानी जो है वो बादलों में इकट्ठा नहीं होगा। जब बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो गर्मियों में टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाटर साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकंड पे है अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। जब हम लोग जंगलात काटते हैं तो पानी और जो मॉइस्चर का लेवल है वो भी ख़राब हो जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। डिग्रेड होता है किसी चीज़ को कम करना। इट डिग्रेड्स इन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। जब जंगलात नहीं होंगे तो एक तो पौधे ख़त्म हो रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है, और दूसरा क्या चीज़ होगी कि बायोडाइवर्सिटी, उन पौधों पे रहने वाले जानवर, उन पौधों पे रहने वाले परिंदे जो हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल एरोजन। अच्छा, पता है आपको बेटा कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को जकड़ के रखती हैं, उसको मतलब साथ साथ मिला के रखती हैं। ट्रीज़ कीप सॉइल इन प्लेस। जो ट्रीज़ हैं, दरख्त या प्लांट्स हैं, वो मिट्टी को अपनी जगह पे रखते हैं। व्हेन देयर इज़ नो ट्रीज द सॉइल बिकम्स राइप फॉर एरोजन। अक्सर आपने अगर कलर वाली ज़मीन देखी है ना, तो वहाँ पे ज़मीन के अंदर ऐसे छोटे छोटे पैचेस बने हुए थे, यानी कि जैसे आप लोग ये टीवी में एक कमर्शियल आती है ना, वो क्रैक्ड हील्स वाली, तो उसकी एड़ियों के जो सेल्स दिखाते हैं वो ऐसे खुरदरे से, और उसके अंदर ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स बने हुए होते हैं। इसी तरह से जो ये एरोडेड सॉइल होती है ना, जो ज़मीनी कटाव की बाद ज़मीन हमें नज़र आती है, उसमें छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। तो जब दरख्त नहीं होंगे तो ज़मीन को वो जकड़ के नहीं रखेंगे, और ज़मीन जो है ये फट जाएगी, इसमें कटाव आ जाएगा, और ऐसी ज़मीन ना तो रिहाइश के लिए अच्छी होती है, ना ज़राअत के लिए अच्छी होती है, और ना ही वहाँ पे हम लोग कोई दरख्त उगा सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फ्लड। जब दरख्त नहीं होंगे ना तो सैलाब आएंगे, आंधियाँ आएंगी। बेटा जब सैलाब वगैरह आते हैं या आंधियाँ आती हैं ना, तो दरख्त, सैलाब आते हैं तो दरख्त जो हैं वो मोस्टली पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी फिर आगे जाने देते हैं। जब आंधियाँ आती हैं तो रास्ते में अगर कोई जंगल आ गया है तो जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर जब दरख्त ही नहीं होंगे तो क्या वो हवा का प्रेशर कम करेंगे? नहीं, फिर सैलाब आएंगे, फिर आंधियाँ आएंगी। ट्रीज प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम विंड एंड रेन। हैवी रेनफॉल washes दी सॉइल इनटू रिवर्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड आउट ऑफ सॉइल। अच्छा, अब क्या होता है कि जब बारिश होती है ना ज़मीन के ऊपर, तो जो मिनरल्स होते हैं ना वो ज़मीन के पानी, बारिश के पानी के साथ बह के समंदर में या किसी भी निचली सतह पे चले जाते हैं, वहाँ पे वो बिल्कुल यूज़लेस होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे प्लांट्स लगे होंगे तो वो जो मिनरल्स वाला पानी है वो प्लांट्स उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे और दोबारा से उसको रिसाइकिल करेंगे, उसके उन मिनरल्स को यूज़ करके आपके लिए सीरियल्स, आपके लिए फ्रूट्स तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का हमें क्या क्या फ़ायदा है। सपोर्ट टू बायोडाइवर्सिटी। जो जंगलात होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग हैबिटाट टू फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ होती है जंगली ज़िंदगी, यानी कि ऐसे जानवर जिनको हम लोग घरों में नहीं रखते, उनको वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। तो वाइल्ड प्लांट्स या वाइल्ड जो एनिमल्स हैं इनको जंगलात सपोर्ट करते हैं। जंगलात में आप लोगों ने देखा होगा शेर, चीते, रीछ, मतलब काफ़ी ज़्यादा जानवर, ऐसे जानवर हैं जो कि हम लोग घरों में नहीं रख सकते, वो जंगलात में रहते हैं। और अगर जंगलात नहीं होंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो ये फॉरेस्ट का हमें फ़ायदा है कि फ़ॉरेस्ट हमें बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें रिहाइश मुहैया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ मेडिसिन। जो प्लांट्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम लोग डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमें इनडायरेक्टली प्लांट्स देते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ टिम्बर। टिम्बर जो है ये इमारती लकड़ी होती है, ये वो लकड़ी जिसको हम लोग इमारतें बनाने में इस्तेमाल करते हैं।
फॉरेस्ट गिव टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज, प्लांट्स आर आल्सो यूज टू मेक पेपर, प्लांट्स को यूज़ करके पेपर भी बनाया जाता है। ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रिलाई ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि खाना पकाने के लिए या अपने आप को हरारत पहुंचाने के लिए दरख्तों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे, क्योंकि उनको खाना पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो बायोस्फीयर को स्टेबल रखते हैं। फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर एंड स्टेबल द बायोस्फीयर, अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, और पोल्यूटेंट्स जो हैं वो भी वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए या हमारे माहौल के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अगर तो वहाँ पे प्लांट्स होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फ़ोटोसिंथेसिस करेंगे और हमारे लिए खुराक बनाएंगे और पोल्यूटेंट्स को भी अब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं। सोर्स ऑफ ब्यूटी, प्लांट्स जो हैं फॉरेस्ट आर आल्सो सोर्स ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी एंड द टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट कहते हैं सियाह को, सियाह ये काले रंग वाला सियाह नहीं है, टूरिस्ट होते हैं सियाह जो सैर करने वाले होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से या डिफरेंट एरियाज से जाते हैं अच्छी चीज़ें देखने के लिए। जो फॉरेस्ट हैं ये किसी भी मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि अगर वहाँ पे ज़्यादा दरख्त होंगे तो वो इलाका खूबसूरत होगा, तो लोग अगर बाहर से आएंगे हमारे मुल्क में वो इलाका देखने के लिए, जैसे हमारे अब नारान का खान या मरी वाला एरिया लोग देखने जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का रोज़गार होता है, तो अगर कोई बाहर से आएगा तो वो टैक्स दे के आएगा, हमारे मुल्क का वीज़ा लगवा के आएगा, तो इस तरह से हमारे मुल्क की जो मईशत है, जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी हो जाएगी। बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में मैंने बताया आपको। फिर हम लोगों ने ये देखा कि ह्यूमन जो बींग्स हैं उनका बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पेक्ट है, डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन के नुकसानात क्या हैं, जंगलात हमें किस तरह से फ़ायदा देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ़र्दर जो टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और अपना जो डेली बेसिस पे काम है उसको साथ साथ में करते रहिएगा।